नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, हिंदी व्याकरण का पेपर नंबर 47 यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें 30 की जगह आपको 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर हिंदी व्याकरण के साथ साथ आपको इस पेपर में शिक्षण विधियों के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। पूर्णतः एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी के अनुसार ये पेपर बनाया गया है, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड की जो मुख्य शिक्षा भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी उसके लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी के पूरे 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है, और प्रत्येक टेस्ट में यहाँ पर किसी में 30 प्रश्न मिलेंगे तो किसी में 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो 3000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के करवाए जा रहे हैं। साइकोलॉजी के भी पूरे 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आपके टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और राजस्थान जीके की 100 क्लासों के साथ में 100 ही टेस्ट आपको अवेलेबल, पूर्णतः निःशुल्क अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये राजस्थान जीके एनसीईआरटी और आरबीएसए की किताबों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन को सही करने का। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 1 है साथियों, दही शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, हिंदी में अगर लिंग की बात करें तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग जैसा कोई प्रकार नहीं चलता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प तो आपका आंसर किसी भी प्रकार से नहीं होगा। ये नहीं है तो कोई नहीं भी लगभग आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके सामने है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। साथियों, पहले प्रश्न का आपके सही उत्तर होगा दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है। दही अच्छा होता है तो बिल्कुल पुल्लिंग है। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है साथियों। तो प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, कौन सा सरल वाक्य है, उसने आज दूध पिया है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और यह बात मान गया, और वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो यहाँ पर आपको सरल वाक्य का चयन करना है साथियों। अगर हम देखें विकल्प नंबर 4 को, कि वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा है, तो यहाँ पर ये तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मैंने समझाया और यह बात मान गया, यह आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और उसने आज दूध पिया है, दूध पिया है मतलब ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य भी नहीं है, ना ही आश्रित है साथियों, ना ही अलग अलग है, ठीक है, ना ही जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का और निर्देशक चिन्ह का। तो किसी कथन को जब हम उद्धृत करते हैं साथियों, तो वहाँ पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह कहलाता है अवतरण चिन्ह। क्या कहलाता है? वो अवतरण चिन्ह कहलाता है। तो सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, किसी समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अधर्म, सामान्य, गौरण, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल और कसेला। तो देखो, सभी शब्दों में प्रत्यय होना चाहिए। आपकी शर्त क्या है कि सभी शब्दों में क्या होना चाहिए? प्रत्यय होना चाहिए। तो अधर्म जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है बल्कि उपसर्ग है, तो इसमें नहीं है, तो फिर यह आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों में प्रत्यय होना चाहिए। फिर राजमहल शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। फिर यहाँ पर प्यास शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है साथियों। अर्थात दयालु, डिबिया और अज्ञानी, अज्ञानी में ई प्रत्यय है, ए प्लस ज्ञान प्लस ई। डिबिया में ईया प्रत्यय है, दयालु में भी प्रत्यय है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कौन प्रत्यय लगाने से, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा?
त्व, ता, तम और पल। तो देखो मधुर जो शब्द है, मधुर शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कैसे होगा साथियों? मधुर शब्द जो है ये क्या है साथियों? ये विशेषण शब्द है। अब इसको भाववाचक संज्ञा यदि हमें बनाना है तो यदि हम इसमें ता प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा प्रत्यय जोड़ दें? ता प्रत्यय, तो शब्द बनेगा मधुरता। और ये क्या हो जाएगा? मधुरता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है, क्योंकि हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? ता प्रत्यय लगा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 6ठा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना, और हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। देखो आपको यहाँ पर सही अर्थ देना है। एक तरफ आपके मुहावरे लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके अर्थ लिखे हुए हैं, तो 3 अर्थ तो गलत है क्योंकि सही अर्थ पूछा जा रहा है। तो साथियों हाथ पांव फूल जाना, हाथों के तोते उड़ जाना और बालू से तेल निकालना, तीनों के ही अर्थ गलत दे रखे हैं। पहला जो विकल्प है छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। देखो छाती पर सांप लौट रहा है मतलब एक तरह से जो दूसरों से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष का भाव होता है। वो यदि वो उन्नति करता है, उसके कोई अच्छा कार्य होता है, तो साथियों इस प्रकार इस मुहावरे का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है कि उसके छाती पर तो सांप लौट गया मुझे मेरी उन्नति को देख करके, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसे हो सकता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है? विपक्ष का प्रतिपक्ष, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग का नरक और मांसाहारी का शाकाहारी। तो देखो अशुद्ध मतलब गलत, विपरीतार्थी मतलब विलोम, तो जिसमें गलत विलोम दे रखा है उसका चयन आपको करना है। मांसाहारी जो शब्द है इसका विलोम शाकाहारी होता है। आस्तिक जो विलोम है इसका विलोम नास्तिक होता है। आस्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। मांसाहारी मांस को खाने वाला, शाकाहारी साग सब्जियों को खाने वाला। स्वर्ग का विलोम नरक होता है साथियों। तो ये तीनों तो शुद्ध है, लेकिन विपक्ष का यहाँ पर प्रतिपक्ष नहीं होता है साथियों। पक्ष का प्रतिपक्ष हो सकता है, विपक्ष का नहीं। तो अर्थात विकल्प नंबर जो 1 है ये विलोम की दृष्टि से कैसा है? अशुद्ध है, गलत है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। आपके 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? पहला विकल्प है अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष। दूसरा है जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो पूर्ण काम। तीसरा है अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत। और चौथा है माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य। तो देखो वाक्यांश के लिए जो शब्द सही नहीं है उसका आपको यहाँ पर चुनाव करना है। अनायास का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिनको हम भगवान शंकर महादेव के नाम से भी जानते हैं साथियों, इनके लिए कहा जाता है आशुतोष। और आशुतोष का अर्थ क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसको कहा जाता है पूर्ण काम, मतलब जिसके माइंड में और कोई इच्छा न बची हो। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं कहलाता, ये गलत है साथियों। तीसरा विकल्प जो है ये वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, बल्कि ये गलत है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। बाकी माता पिता का संतति के प्रति जो प्रेम होता है, उनकी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य ही कहते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 है, किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध है? दाम्पत्य, सौजन्यता, सौंदर्य, जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, पैतृक, शुश्रूषा और उज्ज्वल, श्रृंगार, पुनरावलोकन और आशीर्वाद। तो देखो 4 जो विकल्प है इसमें एक विकल्प ऐसा है जिसके तीनों ही शब्द शुद्ध है, तो उस एक विकल्प का आपको चयन करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी विकल्प में एक भी शब्द अशुद्ध है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर श्रृंगार शब्द अशुद्ध है,
तो फिर इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पैतृक शब्द अशुद्ध है तो इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पर सौजन्यता शब्द अशुद्ध है तो इसको बाहर निकाल दो। तो मतलब 3 विकल्प बाहर निकाल दिए, तो अब आपके पास कौन सा बचा? जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? शुद्ध है। तो आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? 10वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अपराजित, अपादान, अपवाद और अपमान। तो साथियों अप उपसर्ग जिस शब्द में नहीं लगा हुआ है, अपादान, अपवाद, अपवाद में तो अप उपसर्ग साफ साफ दिख रहा है, अपमान में भी अप उपसर्ग है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। अब अपराजित या अपादान, तो देखो यहाँ पर जो अपादान शब्द है इसमें भी अप उपसर्ग है साथियों, लेकिन अपराजित शब्द में अप नहीं बल्कि अ उपसर्ग है। यहाँ पर पराजित में अ उपसर्ग लगा हुआ है, न कि अप। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाता है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है आपसे, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अभियोगी, मानव, शमित और ग्रहित। तो देखो उपसर्ग भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। मानव शब्द का निर्माण मनु प्लस ए से मिलकर हुआ है साथियों, तो इसमें अ प्रत्यय तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। ग्रहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन उपसर्ग नहीं है। शमित में इत प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन उपसर्ग नहीं है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि अभियोगी शब्द का निर्माण अभि उपसर्ग में यहाँ पर योग मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो अर्थात इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो कौन सा विकल्प सही है 11वें प्रश्न में? प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, रुपया, पैसा, चौराहा और नेत्रहीन। तो देखो द्वंद्व समास, जहाँ पर साथियों सबसे खास पहचान होती है कि योजक चिन्ह इसमें अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ योजक चिन्ह है वहीं द्वंद्व समास हो जाता है, ऐसा नहीं है साथियों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेत्रहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है पीताम्बर। यहाँ पर साथियों जो पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है, लेकिन रुपया, पैसा ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात, इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पत्र मिल गया था, राधा ने गाना गाया था, लड़के थक गए होंगे और वर्षा हो रही थी। तो अपूर्ण भूतकाल मतलब कोई चीज़ भूतकाल में चल रही थी लेकिन वो भूतकाल में कैसी थी? अपूर्ण। अब हमें ये पता नहीं कि वो पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। तो पत्र मिल गया था पूर्ण भूतकाल है, लड़के थक गए होंगे अनुमान लगाया जा रहा है, अपूर्ण भूतकाल नहीं है। राधा ने गाना गाया था, गा लिया था, तो ये भी पूर्ण भूतकाल। अर्थात आपके चौथा विकल्प सही है कि वर्षा हो रही थी मतलब भूतकाल में चला गया, क्योंकि पहले की बात है, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि अब वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब ये अपूर्णता का बोध करा रहा है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो 14वां प्रश्न, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया और वह आया थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो देखो यहाँ पर मिश्र वाक्य का आपको चयन करना है साथियों। राहुल पढ़ रहा है, ये मिश्र नहीं बल्कि ये एक सरल या साधारण वाक्य है। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी साधारण वाक्य है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, बिल्कुल ही एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है। और यहाँ पर की से वाक्य जुड़ रहा है, तो यहाँ ये किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो विकल्पों को देखेंगे। अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए, गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे पसंद नहीं है,
और आशु रोते रोते सो गई। तो साथियों यहाँ पर जो संज्ञा पदबंध है वो किस विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 15 आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए आंसर देखते हैं 15वें प्रश्न का। जो पहला विकल्प है, अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा। यहाँ पर रावण शब्द लास्ट वर्ड है जो कि एक संज्ञा शब्द है। तो विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। साथियों 16वां प्रश्न है, अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मदमाता, रस भरा, रोगग्रस्त और देश निकाला। तो देखो अपदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, से के द्वारा अलग होता है और अपादान से अलग होना अलग होता है। तो रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रस भरा, रस से भरा, देश निकाला, देश से निकाला। इन तीनों ही चीज़ों में से ऐसे आ रहा है बीच में। अब देखो से अलग होना, तो अलग किस में हो रहा है साथियों? अलग हो रहा है चौथे विकल्प में, क्योंकि देश से क्या दिया जा रहा है? निकाला दिया जा रहा है। देश से निकाला जा रहा है तो मतलब वहाँ वो व्यक्ति देश से निकल रहा है, अलग हो रहा है। तो चौथा विकल्प इसलिए आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है कमजोर होना, एकमात्र सहारा होना, मजबूत होना और बेसहारा होना। तो सुना होगा आपने ये मुहावरा, अंधे की लकड़ी। साथियों अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। दूसरा विकल्प सही है, इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये देखिए 18वें प्रश्न को। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को सिखाने हेतु किया जाता है उस विधि का नाम बताइए। तो उसको दूरस्थ विधि कहते हैं, सूत्र विधि कहते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जिस विधि का प्रयोग आप चारों भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? आपके सुनना होता है, आपके बोलना होता है, सुनना बोलना, और एक आपके पढ़ना, और एक आपके होता है लिखना। तो ये जो चारों ही भाषाई कौशल है साथियों, इनको सिखाने के लिए दूरस्थ सूत्र विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। माध्यमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अनुमान लगाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, संदर्भ अनुसार अर्थग्रहण करते हुए पढ़ना, अक्षरों की पहचान करना और पढ़ने का निरुद्देश्य। तो साथियों निरुद्देश्य मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, तो ये तो सबसे गलत विकल्प है आपके 19वें क्वेश्चन में। तो ये आपका, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखना है साथियों, तो अनुमान लगाना और अक्षरों की पहचान करना, या फिर संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो यही बिल्कुल सही आंसर है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विकल्प 2 आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। देखो अपेक्षाकृत प्रभावी विधि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि को माना जाता है। अगर आगमन निगमन दोनों विकल्प हैं और तीसरा एक और विकल्प हो आगमन निगमन दोनों, तो फिर आपको आगमन निगमन दोनों को सही करना है साथियों। तो विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, बाराखड़ी पढ़ना और भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग करना। तो देखो प्राथमिक स्तर पर मतलब छोटे स्तर पर पूछा जा रहा है भाषा सीखना और सिखाना। तो यहाँ पर आलंकारिक भाषा का प्रयोग तो किस स्तर पर होता है? उच्च स्तर पर होता है। तो ये गलत है। वर्णमाला सीखना ही भाषा सीखना नहीं कहलाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे वर्णमाला तो बोल देते हैं लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, दूसरों से सही तरीके से बात अपने जो शब्द है उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी गलत है साथियों। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग करना, जो उनके विचार है उनको भाषा के रूप में व्यक्त करना ही यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न है, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण कराते हैं जो
विषयगत योग्यताओं एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उस विधि का नाम बताना है। भाषा संसर्ग विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, दल शिक्षण विधि है या भ्रमण विधि है। तो प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। देखो, जिसमें जो अध्यापक, उस विधि का नाम बताना है जिसमें अध्यापक क्या करते हैं कि शिक्षण करवा रहे हैं, लेकिन कौन से अध्यापक, जो विषयगत योग्यताओं मतलब सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो, या फिर एक कोई जो कौशल होते हैं, कार्यों को करने का जो तरीका होता है वो एक दूसरे के पूरक, मतलब सेम टू सेम। जैसे मान लीजिए हिंदी के 5 अध्यापकों को सम्मिलित कर लिया, तो हिंदी के मतलब सब्जेक्ट विशेष का उनको विशेष ज्ञान है, तो इस प्रकार जो शिक्षण कराया जाता है वो होता है दल शिक्षण या टीम टीचिंग मेथड में। तो थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। अच्छा, दल शिक्षण विधि के जनक कौन है साथियों? डेविड वार्डिंग है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न, मौन पठन के विषय में धारणा है। क्या धारणा है? कि इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, इसमें एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इसमें पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है और इसमें आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो साथियों देखो, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है कि क्या मौन पठन आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है? जी नहीं, आदर्श वाचन के तुरंत बाद तो अनुकरण वाचन किया जाता है, तो ये गलत है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि मौन पठन में बिल्कुल भी ध्वनि नहीं निकलती है। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है कि मौन पठन मतलब मन ही मन में जो चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। बाकी पहला विकल्प क्या है कि इसमें पठन की गति धीमी होती है, तो गलत है, क्योंकि इसमें पठन की गति कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो विकल्पों को देखिए, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करना और ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो देखो, इनमें से पठन की भाई हाँ पठन हो रहा है, पठन मतलब पढ़ना हो रहा है, तो किस स्थिति में कहोगे, किस विकल्प के अनुसार आपको सही लग रहा है कि भाई यार यहाँ पठन हो रहा है? तो प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करना ही पठन कहलाएगा, या ध्वनि का उतार चढ़ाव पठन कहलाएगा, उचित गति एवं प्रवाह पठन कहलाएगा, या अनुमान के साथ भाव ग्रहण? साथियों चारों ही विकल्प आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, जो सबसे बेस्ट है साथियों, वो है आपके अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। ठीक है, भाव मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका भाव, उसका अर्थ, ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर पठन हो रहा है। तो विकल्प 1 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 25 है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर वाचन मतलब स्वर के सहित जो वाचन किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं? सस्वर वाचन साथियों। अब इसमें है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बोल बोल कर पढ़ना? जी नहीं। द्रुत गति से वाचन करना? ये भी नहीं, क्योंकि द्रुत गति से वाचन तो मौन में किया जाता है, तो तीसरा चौथा गलत है। अब आनंद की अनुभूति करने के लिए सस्वर वाचन किया जाता है या बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करने के लिए? तो साथियों दिए गए विकल्पों में से आपके 25वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना ही सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। आकलन क्या है? आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। देखो, आकलन पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ये तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि बीच में भी होता है। मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, ये भी गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित भी होता है। केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, जी नहीं, और भी चीज़ बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा, तो इसलिए ये भी गलत है। अतः आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग आकलन को माना जाता है साथियों। थर्ड विकल्प सही है 26वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो 27वां प्रश्न है, छात्रों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रभावी जोर किसने दिया?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, मुदालियर आयोग की सिफारिशों ने, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को हम यहाँ से हटा देते हैं। जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, समग्र का मतलब व्यापक मूल्यांकन है, इस पर जो प्रभावी जोर दिया गया था, प्रभावी बल दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो यहाँ 3 ही विकल्प मान सकते हो। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग, ये तो 1952 के आसपास का बन गया था, तो वहाँ तो सीसी नहीं चली थी, तो ये भी गलत है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। साथियों, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया था। तो आपके विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ योजना में उपयोग नहीं होता है? उद्देश्यों को परिभाषित करना, शिक्षण विधि व प्रविधि का चयन करना, दत्त कार्य का निर्धारण करना और नील पत्र का निर्माण करना। तो जिसका प्रयोग दैनिक पाठ योजना में नहीं होता है, देखो दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को तो परिभाषित किया जाता है, शिक्षण विधियों और प्रविधियों का भी चयन किया जाता है, दत्त कार्य का भी निर्धारण कर सकते हो आप, बट नील पत्र का निर्माण तो जो हम प्रश्न पत्र बनवाते हैं साथियों, प्रश्न पत्र जो बनाते हैं एग्जाम के लिए, जो पेपर बनाते हैं, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट या नील पत्र की जरूरत होती है, न कि दैनिक पाठ योजना के लिए। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 29वां प्रश्न है, प्लेनल बोर्ड का उपयोग होता है लेखन कार्य के लिए, श्रवण के लिए, चित्र प्रदर्शन के लिए और फिल्म पट्टिका प्रदर्शन के लिए। तो साथियों, जो फ्लेनल बोर्ड होता है, फ्लेनल बोर्ड पर लेखन कार्य नहीं करते, क्योंकि लेखन कार्य तो व्हाइट बोर्ड पर करते हैं या ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। श्रवण के लिए भी नहीं करते हैं, ना ही फिल्म पट्टिका के प्रदर्शन के लिए, बल्कि चित्रों के प्रदर्शन के लिए फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 29 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 31 है साथियों। तो 30वां प्रश्न देखेंगे, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा और समीक्षा द्वारा। 30वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, जो खंडान्वय विधि है, इसमें जो भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है वो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा? प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा या प्रश्नोत्तर के द्वारा यहाँ पर खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। विकल्प 1 सही है साथियों आपके 30वें प्रश्न में। नेक्स्ट आज का अंतिम और 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर अवश्य करें साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर दीजिए वीडियो को, बट अच्छा लगे तो लाइक और 2 जगह कम से कम शेयर जरूर करिएगा। तो 31वां प्रश्न देखेंगे, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर न समझे, छात्र अपनी निजी कठिनाइयाँ बता सके, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सके और छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल व सहज हो। तो बताओ प्रश्न नंबर 31 में कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके जाना अच्छा कि 31 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी प्रश्न में डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथियों, 31वें प्रश्न में मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान इसलिए करना चाहिए छात्रों को, कमजोर न समझे इसके लिए नहीं, निजी कठिनाइयाँ बता सके इसके लिए भी नहीं, गृह कार्य आसानी से कर सके इसके लिए भी नहीं, बल्कि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल व सहज इससे हो जाती है, क्योंकि मातृभाषा जिस भाषा को वो जन्म से बोलता आया है, सुनता आया है, यदि उसी भाषा में शिक्षण होगा तो चीज़ें उसको सरल लगेगी साथियों। इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 31 में सही है। तो ये आपके हिंदी का पेपर नंबर 47 कंप्लीट होता है। अब आपके 53 टेस्ट आने और बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।